देखते हैं ये वेबसाइट किस तरह की बनी हुई है। यहाँ से कहाँ नाम लिखा हुआ है इसका? अभी हमने इसके ऊपर अकाउंट नहीं बनाया ना, तो इसलिए हमें पूरी डिटेल नहीं शो कर रहा। इन, इन अच्छा, इन डोमेन्स का भी ख्याल रखना पड़ता है आपको। मेरे एक फ्रेंड ने अभी कुछ अर्सा पहले एक वेबसाइट बनवाई थी, मुझे नाम याद नहीं है उसका। उसका बिजनेस जस्ट इस वजह से रजिस्टर्ड नहीं हुआ क्योंकि उसकी वेबसाइट डॉट कॉम पे थी, लेकिन यूके वाले कह रहे थे कि आपकी वेबसाइट डॉट नेट पर होनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में इसकी इतनी वर्थ नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल कंट्रीज में इसकी वर्थ है। जैसे कि आप गवर्नमेंट की वेबसाइट देखोगे तो वो पंजाब गवर्नमेंट डॉट gov.pk होगी। अगर आप कोई एजुकेशन की वेबसाइट देखोगे तो वो होगी edu.com.pk, एजुकेशन को डिपेंड। ORG का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। RU रशिया, PK पाकिस्तान, IN इंडिया, UK यूनाइटेड किंगडम है, USA.USA की भी वेबसाइट होती है। हमारे पाकिस्तान में बड़े लोग बिजनेस करते हैं, और वो बिजनेस कुछ इस नौयत का होता है। जैसे कि आप देखो, ट्रैवल एजेंसी है, सदीक ट्रेड सेंटर में ऑलमोस्ट कोई 100 से ज्यादा ट्रैवल एजेंट्स बैठा हुआ है जो पाकिस्तान में रहकर यूके की, यूएसए की एयरलाइंस की टिकट्स को सेल करते हैं, और वो सेल जस्ट वेबसाइट के थ्रू कर रहे होते हैं, नथिंग एल्स। जैसे कि एक वेबसाइट मैंने बनाई थी, ethiopianairways.com के नाम से मैंने वो वेबसाइट बनाई थी, मेरी कहीं होगी इस वक्त। अब मजे की बात ये कि एयरलाइंस वालों की अपनी वेबसाइट की इनकम कम होती है और उनकी ज्यादा होती है उन लोगों की, क्योंकि उन्होंने अपने पास टीम इतनी स्ट्रॉन्ग बिठाई होती है, काम करने वाली टीम ज्यादा इतनी स्ट्रॉन्ग बिठाई होती है। यहाँ से मिल जाएगी, ये है उनका पेज है, बुक योर फ्लाइंग विद ऑन एथोपियन। ये लोग अपने एड्स चलाते हैं और इनकम कमा लेते हैं। खैर, सो कोडिंग की तरफ जाते हैं हमारी। हम कहाँ तक पहुंचे थे, और थोड़ा सा लिटिल बिट इंट्रो लेते हैं। मैंने क्या बताया था कि वेबसाइट की वर्थ उसके पेजेस पे डिपेंड करती है। जितने ज्यादा पेज होंगे वेबसाइट के, जिस तरह डॉक्यूमेंट के जितने ज्यादा पेज होते हैं उस तरह वेबसाइट के जितने ज्यादा पेज होते हैं, जितने ज्यादा वेबसाइट के पेज होंगे उतने ज्यादा उसकी जो है ना वर्थ बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बताया था कि अगर जैसे कि ये वेबसाइट हमारे सामने खुली हुई है, ये देखिए, ये होम है, ये ब्लॉग है, ये पार्टनर डिस्काउंट है, ये राइट फॉर अस है, ये एडवर्टाइजिंग है, ये कॉन्टैक्ट है, ये इसके पेजेस बने हुए हैं। फुटर की तरफ आ जाओ तो फुटर में यहाँ पर कोई पेज भी नहीं बना हुआ, और ये मेरे ख्याल में वर्डप्रेस पर बनी हुई है। हाँ, वर्डप्रेस पर बनी हुई है। कि कितने पेज, अब जितने ज्यादा पेजेस उतनी बड़ी वेबसाइट, जितने कम पेजेस उतनी कम वेबसाइट। फिर मैंने बताया था कि नंबर ऑफ पेजेस ही डिपेंड करते हैं क्या है। कई लोग प्राइस डिसाइड करते हैं जितने ज्यादा पेज होंगे उस हिसाब से, कई लोग प्राइस डिसाइड करते हैं जितना ज्यादा टाइम लगेगा उस हिसाब से, कई लोग प्राइस डिसाइड करते हैं कि डिजाइन कितना मुश्किल है उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद जो HTML होता है वो सबसे पहला स्टेप होता है। HTML क्या? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये याद करने की आपको जरूरत नहीं है, मैंने भी अभी आकर याद की है, मुझे भी जरूरत नहीं पड़ी कभी भी। HTML किस पर डिपेंड करती है? मैंने बताया था टैग्स पर डिपेंड करती है। टैग्स कैसे? ए ऐसे हो गया, और ये टैग क्लोज हो गया, एस के टैग्स पर डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और बताया था कि वेबसाइट का जो मेन पेज होता है उसको क्लाइंट की लैंग्वेज में कहते हैं लैंडिंग पेज। जैसे कि इस वेबसाइट का लैंडिंग पेज ये हमारे सामने खुला हुआ है, ठीक है। और इसी वेबसाइट के जो है फ्रंट पेज को हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? इंडेक्स पेज। नॉर्मली इसे होम पेज भी बोलते हैं, और बाद कुछ ट्रेनर्स ऐसे होते हैं कि उसको होम डॉट PHP या होम डॉट HTML करवा लेते हैं। इसकी वजह क्या है कि ये नहीं करना चाहिए, ये आपको आने वाले टाइम में इंशाल्लाह ताला पता लग जाएगा। उसके बाद आपके पास
मैंने बताया होगा कि भाई ये सबलाइम टेक्स्ट टूल होना चाहिए, सबलाइम टेक्स्ट 3 का टूल होना चाहिए। वो सबलाइम टेक्स्ट 3 कहाँ से आएगा? सबलाइम टेक्स्ट 3 डाउनलोड करो तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं इंट्रो करा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास 4 नए स्टूडेंट्स हैं, बैच में एडजस्ट हुए। अच्छा, हमने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है हमारी विंडो के मुताबिक। हमारी ये वाली विंडो 64 बिट की है, इसलिए हमने ये वाला इंस्टॉल किया हुआ है। जब इसको हम इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास ये सामने ये खुल जाता है। ये बहुत ज्यादा लाइट है, इसके ऊपर मैंने बड़ा बड़ा हैवी प्रोग्राम खोला हुआ है। इसको आपके सामने भी जो इस वक्त यहाँ खुला हुआ है, ये बहुत हैवी प्रोग्राम्स हैं इसके अंदर। आपको मैं दिखाता हूँ कुछ चीजें। ये इसमें इसको यूज करने के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, लेकिन जब आप रिएक्ट पर पहुंचोगे ना तब आपको नजर आएंगे। फिलहाल अभी आपको नजर नहीं आएंगे ड्रॉबैक्स। ये देखो, ये बहुत हैवी प्रोग्राम है जो इस वक्त लिखा हुआ है आपके सामने। इस पर पूरा सॉफ्टवेयर चल रहा है और ये सबलाइम इसको बड़ा इजीली खोल रहा है। ये देखो, लेकिन अगर इसकी बजाय नेटबीन्स होता ना, उसने इसको ऑलमोस्ट 10 मिनट ले लेने थे खोलने में। ये नेटबीन्स है, यूनिवर्सिटियों में आपको नेटबीन्स ही सिखाया जाता है। यूनिवर्सिटियों में आपको नेटबीन्स ही सिखाया जाता है क्योंकि इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन डेफिनेशन भी होती हैं, इन चीज़ों की डेफिनेशन। उसके बाद मैंने कहा था कि आप लोगों ने यूट्यूब से मेरे चैनल से हेल्प ले लेनी है। साथ साथ सारी चीज़ें हमने यहाँ भी कवर करनी है, लेकिन अगर आप मेरे लेक्चर से पहले ही आप उस चैनल को ज़रा देखोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने नेक्स्ट क्या पढ़ना है, क्योंकि इस पर ऑलमोस्ट कोई बूटस्ट्रैप तक तो काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, उसके बाद की चीज़ें नहीं दी हुई। उसके बाद की चीज़ें हमने कुछ सीखनी है। यहाँ से मैंने आपको बताया कि कुछ हेल्प ले लेना। इस वक्त हम इस पर मौजूद हैं। ये अगर फॉर एग्जांपल आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग लेट भी हो जाती है ना, अगर लेक्चर की रिकॉर्डिंग लेट भी हो जाती है तो ये 10 लेक्चर की सीरीज पड़ी हुई है, यहाँ से देख सकते हो बड़ा इजीली। लेक्चर्स तो मेरे ही हैं, आप जब मर्जी आप मेरे से क्वेश्चन कर लो। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलो। अच्छा, अब बात करते हैं कि हम वेबसाइट का हेडर किस तरह बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप, वेबसाइट का हेडर क्या होता है। हेडर हमने बनाना किस तरह, ये बैच 4 में ये कुछ बनाया था, टेबल बनाया था आप लोगों ने। ठीक हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं जी कि हमने इसके अंदर, ये मैं खत्म कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि हमने सबसे पहला स्टेप जो लेना है कि हमें जब पहला ऑर्डर मिलता है तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारा एक फ्लो बन जाए। होता यूं है कि अगर आपकी वेबसाइट का डिजाइन आपके दिमाग में नहीं बना हो ना, तो छोटी वेबसाइट हो या बड़ी वेबसाइट हो, कम से कम 1 महीना आपको सिर्फ सोचने में लग जाता है। 5-5 घंटे आप ऐसे ही बैठे रहोगे। तो सबसे पहले आपने डिजाइन फाइनलाइज करना है कि डिजाइन कौन सा है। आप गूगल पे जाते हैं तो क्लाइंट डिजाइन प्रोवाइड कर देते हैं, क्लाइंट कहता है खुद ही बनाओ, फिर अपने माइंडसेट से बनाओ। अब मेरा क्या मेथड है, मैं मुझे फॉर एग्जांपल एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है। ई कॉमर्स वेबसाइट वो वाहिद वेबसाइट है जिसमें हर किस्म की फंक्शनैलिटी आ जाती है। और भी बहुत सारी है लेकिन ई कॉमर्स के अंदर सारी फंक्शनैलिटीज आ जाती हैं। तो ये देखो आपके सामने काफी सारे डिजाइन आ जाते हैं। अमेजोन का डिजाइन आ गया। आपको पता है अमेजोन का पूरा पूरा टेम्पलेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल से मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया आपके सामने पड़ा हुआ, या ये आपके सामने पड़ा हुआ, ये आ गया। अब मेरे माइंड में जी बन गया कि सबसे पहले मुझे हेडर बनाना है। हेडर मेरे माइंड में क्यों बना है, क्योंकि हर वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले हेडर होता है। ये वाला जी हेडर है और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये फुटर है। अब अगर मैं पेज चेंज करता हूँ यहाँ से अपनी वेबसाइट का, फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो आप गौर करो कि ये वाला ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट इस वेबसाइट पे भी स्टिल सेम है। ये दरमियान वाला हिस्सा बदला है। ये देखो दोबारा गौर करो कि मैं एडवर्टाइजमेंट पे गया हूँ, मैं वो गया हूँ, तो ये देखो। तो हेडर मेरी वेबसाइट का सबसे मेन पार्ट है, सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है।
अब आपको हेडर पूरा बनाना नहीं है, लेकिन आपको लॉजिक्स तो पता होना चाहिए ना। तो स्टार्ट करते हैं जी। HTML का पहला पेज कैसे बनाते थे? ये HTML, इसको बंद किया और ये खोल दी, ये एक HTML का टैग बन गया। कोई भी टैग जो ओपन कर रहे हो क्लोज लाजमी करना है। मैं आपको बार बार इस वजह से बताता हूँ, बाद बात क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे करते हैं, ये HTML, फिर ये हेड, फिर ये बॉडी, फिर div, क्लोज करते ही कोई नहीं है कि हम एंड पे क्लोज कर देंगे, और क्लोज फिर बाद का div को क्लोज ना करें, ये बॉडी के ऊपर बॉडी को क्लोज कर दें ऐसे करके, फिर उसके बाद हेड को क्लोज नहीं करते, वो हेड ऊपर क्लोज होना चाहिए था। ऐसे स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। आपने जोन सा टैग लगा रहे हो उसको एज अर्ली एज पॉसिबल उसी वक्त बंद कर देना। ये देखें, ये HTML, अगर मैं यहाँ जाके ना HTML लिख के कंट्रोल स्पेस दबाता हूँ तो मेरे सामने ये आ जाता है। ये देखो, ये HTML कंट्रोल्स, अगर आपके सामने ये ना आ रहा हो कंट्रोल स्पेस दबाना, मैं ऐसे करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली पूरा प्रोग्राम आपके सामने लेके आ जाता है। लेकिन मैं जस्ट फिल वक्त ऐसे कर रहा हूँ, आपको खुद लिखना आना चाहिए। ये फिर उसके बाद हेड, और ये हेड क्लोज हो गया। फिर उसके बाद टाइटल, ये टाइटल क्लोज हो गया। टाइटल के अंदर मैं लिखता हूँ असर, तो आप ये देखो कुछ और लिख लेते हैं, कार पे लिख लेते हैं। तो ये देखो, ये आपके सामने ये आ गया। इसको कहते हैं फेविकॉन। ये फेविकॉन ऐसे नहीं बनता, ये फेविकॉन आप किसी वेबसाइट के थ्रू जाकर बनाओगे तो बनेगा। जैसे मेरे पास अगर कोई डेस्कटॉप पर लोगो बना हो तो मैं आपको फेविकॉन बनाकर दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये लोगो बना हुआ है, मेरा क्लाइंट कहता है कि मुझे इसको फेविकॉन में कन्वर्ट करके दो, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर गूगल पर जाऊंगा, लिखूंगा, ये कई वेबसाइट फ्री भी हैं और कुछ पेड भी हैं, फेविकॉन जनरेटर। फेविकॉन जनरेटर पर क्लिक किया तो ये आ गया। यहाँ पर आप अपनी इमेज डालो, ये वाली, और ये आपको फेविकॉन बना के आपके सामने दे देगा, इसी वक्त दे देगा। अब हर चीज का फेविकॉन अलग होता है, जैसे एंड्रॉयड का फेविकॉन अलग है, iOS जो मोबाइल होते हैं आईफोन उनका फेविकॉन अलग है, वेबसाइट्स का अलग है, और ये जो है मैकबुक्स उनका अलग होता है। फिर अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, विंडोज का अलग फेविकॉन है और लिनक्स का अलग फेविकॉन है। सो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा ये देखो, आप अगर आप iOS डेवलपर और आप अपने लोगों को ऐसे शो कराना चाहते हो तो ये देखो, आप यहाँ से अपना साइज वगैरह जो भी आपने एडजस्ट करना है वो आप कर सकते हो। खैर मुझे तो जस्ट एक फेविकॉन चाहिए, सो जनरेट योर फेविकॉन एंड HTML कोड। तो मेरे सामने ये मेरा फेविकॉन बन के आ जाता है। ये फेविकॉन का मेरा पैकेज है। मैं इस पैकेज को डाउनलोड्स में जाके ये देखो, ये फेविकॉन आपके सामने आ गया। अगर मैंने वेबसाइट पे यूज करना है तो मैं ये वाले फेविकॉन यूज करूंगा। अगर मैंने एप्पल की किसी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए यूज करना है मैं ये वाला फेविकॉन यूज करूंगा। अगर मैंने किसी एंड्रॉयड के लिए यूज करना है तो मैं ये वाला यूज करूंगा। सो डिपेंड ऑन मी कि मैं फेविकॉन यूज कौन सा करना चाहता हूँ। फेविकॉन हम फिलहाल बाद में लगाएंगे। तो ये टाइटल के अंदर मैंने ये लिखा, HTML के टैग के अंदर हेड, और फिर उसके अंदर टाइटल। अब ये जो ये है ये पूरा बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी के अंदर हमने क्या करना है, हमने जस्ट यहाँ बॉडी लिखना है, कंट्रोल स्पेस, ये मेरा बॉडी आ गया, और यहाँ पर बॉडी। अब जो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे वो हमें यहाँ पर शो होगा, जैसे कि ये मैं लिख रहा हूँ, ये मुझे यहाँ पर शो हो रहा है।
अब मैं जा रहा हूँ हेडर की तरफ। आपको हर एक फंक्शन का, हर एक सेक्शन का टैग मिल जाएगा, हर एक सेक्शन का टैग मिल जाएगा। जैसे कि कुछ वेबसाइटें होती हैं जिनको वन पेज वेबसाइट बोलते हैं। वन पेज वेबसाइट वो होती है जिसका एक ही सफा होता है लेकिन सेक्शंस अलग अलग बने होते हैं। जैसे कि वन पेज प्रोफाइल साइट ऑन बूटस्ट्रैप, ये देखो। आप लोग ये गौर करना कि फ्री में है कि ये वेबसाइट का ना पेज नहीं बदलेगा, ये वेबसाइट अपनी जगह तब्दील करती जाएगी। अब ये देखना, मैं सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ, वो स्क्रॉल पे चला गया और सर्विस पर चला गया। मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये कॉन्टैक्ट पे आ गया। मैं अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ, ये वापस अबाउट पे जा रहा है। मैं टीम पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये मुझे टीम, पेजेस तो इसके है ही कोई नहीं, तो इसको बोलते हैं वन पेज वेबसाइट। लेकिन एक वन पेज वेबसाइट वो होती है जो रिएक्ट पर बनाई जाती है, रिएक्ट जेएस पर, एंगुलर जेएस पर। वो वन पेज वेबसाइट कोई और होती है, उसमें पेज एक होता है लेकिन मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। वो कंपोनेंट चेंज होते जाते हैं, वो हम इंशाल्लाह ताला बाद में पढ़ेंगे एडवांस लेवल पर जाके। फिर वक्त हम इस पर जा रहे हैं। नहीं नहीं, ये तो सादी खुद बनाई गई, बूटस्ट्रैप पर ऐसे बनाई गई इन लोगों ने। ये वाली, ये जो ये लगी, ये हाँ, ये CSS की लगी हुई है लेकिन थ्रू जावास्क्रिप्ट। ये CSS एनिमेशन है थ्रू जावास्क्रिप्ट। ये देखो, ये अभी देखो, प्रोफेशनलिटी ये है कि जब मैं माउस को इसके ऊपर लेके जाता हूँ एरो थोड़ा सा ही आगे होता है। हालांकि अगर ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये करने से बड़ी खूबसूरती आ रही है उसके अंदर। ये देखो, ये उसका कलर चेंज हो रहा है। ये तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके सामने ये जो वेबसाइट का पेज खुला हुआ है, मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ ये अलग सेक्शन है, अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ ये अलग है, सर्विसेज पे क्लिक कर रहा हूँ ये अलग है, पोर्टफोलियो पे क्लिक कर रहा हूँ सेक्शन अलग है। तो फिर यहाँ क्या किया होगा इन लोगों ने सेक्शंस बनाए होंगे। ये सेक्शन 1 को आईडी दे दी होगी जी, होम का सेक्शन। फिर इसी तरह सेक्शन 2 को आईडी दे दी होगी जी, अबाउट का सेक्शन। सेक्शन 3 को आईडी दे दी होगी जी, कॉन्टैक्ट का सेक्शन। तो सेक्शन टू सेक्शन ये चीजें डिपेंड करती है। अब बाज़ बात आप सेक्शंस बना लेते हो, हर चीज का आपको टैग मिल जाता है, डिपेंड ऑन यू कि आप उस टैग को यूज करते हो या नहीं करते। जैसे कि अगर मैं हेडर बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं हेडर का क्या करूँगा, मैं ये यहाँ पर कमेंट डालता हूँ, हेडर कोड स्टार्ट, और मैं यहाँ पर कर देता हूँ एंड हेडर। ठीक है, ये हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन कंट्रोल में यू करता हूँ तो मेरे सामने ये मेरे कमेंट्स खुल गए। एक बात याद रखो कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, ये चीजें आपके सामने कंट्रोल यू करके खुल जाएगी, लेकिन इसके अलावा कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं है जो आपके सामने ऐसे खुल। PHP, लारावेल इतनी सिक्योर है कि आपको अपनी बनाई हुई एप्लीकेशन का पासवर्ड भूल जाए तो आप कोड के अंदर से कोई जुगाड़ लगाओ तो लगाओ, आप लॉग इन नहीं कर सकते। अब ये देखो, मैं हेडर बनाना चाह रहा हूँ। अब डिपेंड करता है कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ। अब हो सकता है मैं हेडर का टैग यूज कर लूँ, बाज़ औक़ात लोग हेडर का टैग यूज नहीं करते, वो खाली डिव भी यूज कर लेते हैं, तो इट्स ओके, आप यूज कर सकते हो डिव। कोई लोग इसको डिवेंडर बोलते हैं, मैं इसको बस डिव ही बोलता हूँ। अब इसके अंदर आप हेडर बना सकते हो जो भी आपने बनानी है। देखो यहाँ पर भी मेरा कोड आ गया और मैं इसको लेके जाता हूँ यहाँ पर भी। लेकिन प्रोफेशनल काम ये है कि जिस काम के लिए जो चीज़ है आप उसको यूज करो, जैसे कि हेडर। अब हेडर डालने से फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा ऑनेस्टली, इसको आप लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप
बात यह है कि आपकी लिखाई किसी और को समझ आ जाए वही फन है, तो आपका कोड अगर किसी और को समझ आ जाए वो फन है। मुझे देखते ही पता लग जाएगा यार ये देखो ये हेडर का कोड हुआ है। जो मेन काम हमारा होता है एरर हैंडलिंग का, जिसके सही वाले पैसे होते हैं। यार वेबसाइट में एरर आ गया, वेबसाइट स्लो हो गई, वेबसाइट की इमेज नहीं ठीक चल रही, इसको ठीक करना है। हमारा ऐड नहीं शो हो रहा, इस ऐड को ठीक करना है। हमारा ऐड नहीं शो हो रहा, हमने इस ऐड को ठीक करना है। तो इन चीजों को ठीक करने के लिए हमें वेबसाइट जो है ना वो ये इन चीजों का पता होना चाहिए। अब मैंने हेडर लिख लिया, अब मैं दोबारा इसके अंदर डिव लिख देता हूँ। ये देखो ये दिस वन एंड दिस वन। अब ये मेरे पास ये डिव आ गया, मैं यहाँ लिखता हूँ जी लोगो, ये मेरा लोगो आ जाता है। अब हमारी जो स्क्रीन है ना, ये जो आपके सामने खुली हुई है, इसका साइज पिक्सल्स में है, पिक्सल्स में। यानी कि अगर आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से गौर से देखें तो छोटे छोटे आपको डॉट्स नजर आएंगे जिन्होंने मिलकर एक स्क्रीन बनाई थी। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई इस स्क्रीन का 60% ये है और अगला वाला पार्ट ये है, तो मैं बोलूंगा भाई इस स्क्रीन का 60% कितना है। आप मुझे बताओगे भाई ये सैमसंग क्या लिखा है, इसे थोड़ा सा आगे 60% है, 40% एक साइड पे। अच्छा, तो अब हम अपनी स्क्रीन के साइज को दो तरीकों से खेलेंगे, पिक्सल से भी खेलेंगे और परसेंटेज से भी खेलेंगे। अब मैं आपको इन दोनों में डिफरेंट बताता हूँ। अरे यार विकास भाई, यार ये सात भाई बैठे हैं, उनकी बात तो सुनना, ये ऑफिस के अंदर। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक स्टाइल लगाने लगा हूँ। स्टाइल क्या कहते हैं? स्टाइल में और HTML में ये फर्क होता है कि अगर HTML आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ लिख रही है तो स्टाइल उसको मेकअप करेगी। आपको जितनी भी डिजाइनिंग नजर आ रही हैं यहाँ पर, जैसे कि ये है, मैं इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ। राइट क्लिक करेंगे तो इंस्पेक्ट, आपको इसकी सारी HTML की कोडिंग नजर आ जाएगी। ठीक है, आप ये गौर करना जरा, ये बल्कि आप हम इधर आते हैं, इसका कोड हमारे पास डाउनलोड हो गया था, हम यहाँ से खोलते हैं। ये फ्री है, आप लोग भी ना ऐसे टेम्पलेट्स डाउनलोड करके रखा करो अपने पास, ये बड़े काम आते हैं। तो क्लाइंट्स को नहीं पता होता, आप ये टेम्पलेट उठाओ, उसको एडिट करके क्लाइंट को दे दो, क्लाइंट ने उसमें खुश हो जाना। ये देखो ये इधर खुल गया मेरे पास, देखो ये ये देखो ये रेड, रेड हो गया। सो ये हमारे, ये जो ये स्टाइलिंग हुई हुई है साइड पे, ये हमारे पेज का मेकअप है। जितना भी डिजाइन बना है वो इसी पर बना है। आप गौर करो जरा कि आपको आपके पेज के ऊपर, आपको आपके पेज के ऊपर ये लेयर सी बनी हुई नजर आ रही है, देख रहे हो? ये लेयर सी बनी हुई, ये लेयर बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके तीन चार तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एसेट्स में जाता हूँ, मैं इमेजेस में जाता हूँ, ये देखो ये पढ़िए,
ये बैकग्राउंड पे जस्ट इमेज लगी हुई है तो ऐसा लग रहा है जैसे कोडिंग के अंदर से कोई लेयर उन्होंने बनाई हुई है, यही बनी पड़ी है ना लेयर। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है बनाना। इसी तरह स्टाइलिंग आपके वेबसाइट के व्यू को डिफाइन करती है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी इसको बॉर्डर दे दो, वो बॉर्डर कितना 1 पिक्सल का सॉलिड DD0000। ये फिर देखो मैंने इसको विड्थ तो दी नहीं, ये तो फुल विड्थ पे चला गया। मैंने इसको विड्थ तो दी नहीं है, ये फुल विड्थ पर चला गया, ये ऑटो हो गया। अगर हमने इसको कोई स्पेसिफिक विड्थ ना दी हो तो ये ऑटो काम करे। तो उधर चले जाओ आप अभी एनवायरनमेंट में, हाँ, तो ये ऑटो काम करेगा अगर आपने इसको स्पेसिफिक विड्थ ना दी हो तो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर विड्थ लिखता हूँ 30%, तो ये देखो तो 30%। लेकिन अगर मैं इसको कहता हूँ जी 30 पिक्सल px, इन चीजों को समझने की जरूरत है, ये चीजें आपको कहीं नहीं बताई जाएंगी। तो ये देखो वो 30 पिक्सल पर चला गया है, समझ आया? 30% एंड 30 पिक्सल, टू मच डिफरेंस है इसमें। 30% और 30 पिक्सल में क्या फर्क है कि अगर मैं 30 पिक्सल लिखूंगा तो इस स्क्रीन का 30 पिक्सल कोई और है, इसका कोई और है, ये मेरे मोबाइल का कोई और है, आपके मोबाइल का 30 पिक्सल कोई और है। फिर अगर और छोटे मोबाइलों पर चले जाओ तो जो नोकिया के सैम्बियन मोबाइल आते होते थे बड़े पुराने से, उनका पिक्सल कोई और होगा, उनकी तो छोटी छोटी स्क्रीन है ना। तो अब मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी वेबसाइट कौन से प्लेटफॉर्म पर खुल रही है? तो एक तो तरीका ये है कि मैं हर पहले एक लिस्ट बनाऊं दुनिया में कितनी डिवाइसें हैं, फिर उन डिवाइसों को माइंड में रखते हुए उनके पिक्सल देखूं, फिर कहूँ अगर ये डिवाइस खुले तो ये पिक्सल, ये खुले तो ये पिक्सल, फिर कल को नई डिवाइस आ जाती है। अब जैसे वो आजकल एक मोबाइल आया हुआ है सैमसंग वाले को, फोल्डिंग वाला मोबाइल, अब उसके ऊपर वेबसाइट के व्यू का बेड़ा गर्क हो जाता है, पूरा बेड़ा गर्क हो जाता है, समझ नहीं आती उसका हेडर कहाँ था, उसका फुटर कहाँ है। वो फोल्डिंग क्या होता है, जब वो फोल्डिंग पे क्लिक करते हैं तो वो दरमियान से आपका व्यू खराब हो जाता है, फिर वो ऊपर वाला सारा का सारा सेक्शन रह जाता है। अब ये जो हमने ये टेम्पलेट निकाला था ये वाला, इसको मैं किसी डिवाइस पर खोलता हूँ, ये देखो ये मैंने कौन सी डिवाइस पर खोला है इस वक्त, ये सैमसंग गैलेक्सी S6, ये इसका व्यू जरा खराब नहीं हुआ। चलो हम ऐसा करते हैं, हम इसके व्यू को खराब करने की कोशिश करते हैं। ये वो एडजस्ट कर रहा है अपने आप को, ये मैं और लेके जा रहा हूँ वो स्टिल एडजस्ट कर रहा है अपने आप को, ये मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ये देखो ये स्टिल एडजस्ट कर रहा है अपने आप को, ये ऐसे, ये ऐसे। मतलब कि इस व्यू तक मेरे ख्याल में टैबलेट का व्यू होता है, जो मोबाइल का टैबलेट होता है। लेकिन जब मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ तो ये वो वाली स्क्रीन होती हैं जो थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन होती हैं, जैसे कि आप पुराने लैपटॉप देख लो, उनकी स्क्रीनें थोड़ी थोड़ी छोटी होती हैं टैबलेट जैसे। थोड़ा सा आगे चलते जाओ तो ये वेबसाइट अपने पूरे के पूरे व्यू में ऐसे आ जाती है। ये पूरे के पूरे व्यू में आपकी वेबसाइट ऐसे आ जाएगी। अब क्या इस बंदे ने ऐसा तो नहीं किया होगा कि भाई इसकी विड्थ अगर इतनी है तो इसको ऐसे शो करा, अगर इतनी है तो ऐसे, क्योंकि पिक्सल्स तो उसको खुद नहीं पता, आपको भी कभी जिंदगी जिसने बनाया उसको भी नहीं पता लगेगा कि कौन सी डिवाइस में एट अ टाइम कितने पिक्सल्स हैं। ये लैपटॉप की नॉर्मल स्क्रीन की जो विड्थ होती है वो 1366 पिक्सल्स की होती है, लेकिन इनकी स्क्रीन कोई और विड्थ की होती है, हाइट इसकी कोई और विड्थ की होती है, इसकी कोई और विड्थ की होती है, समझ नहीं आता। फिर हम किस तरह एक्शन में जाते हैं, हम अपनी वेबसाइट को सबसे पहले हाइट देते हैं, यहाँ से हाइट मैं कहता हूँ जी 80 पिक्सल्स। हाइट का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप स्क्रीन को हमेशा इस साइड पे बड़ा देखोगे, इस साइड पे आप नहीं देखोगे बड़ा, इस साइड पे जो बड़ी होंगी वो मोबाइल वाली स्क्रीन होंगी, तो हाइट का प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, तो हम हाइट की भी प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेंगे अगर कोई आता है, ये 100%। अब मैं इसको विड्थ देता हूँ,
मैं कहता हूँ जी इसकी जो विड्थ है वो 50 पिक्सल्स हो जाए। अब जरा गौर करना, मैं स्क्रीन को जब छोटा करूंगा ना, तो मेरी इस विड्थ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बिल्कुल भी नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं इसकी विड्थ 50% कर देता हूँ, तो ये देखना जरा बढ़ रही है, ये मेरी विड्थ कम हो रही है, ये बढ़, क्यों? इस वक्त ये इसका 50% है, इस वक्त इस साइज का 50% है, इस वक्त इस साइज का, और इस परसेंटेज बढ़ती जा रही है। इस वक्त ये इस साइज का 50%, ये जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इसका 50% भी आगे बढ़ता जाएगा, जैसे कम होगा। अब ये परसेंटेज अगर मैं अपने मोबाइल पे खोलता हूँ तो इसका 50% अलग होगा, इसका 50% अलग होगा। लेकिन मैंने अपनी कोडिंग में बता दिया है कि कोई भी डिवाइस हो उसके 50% पे ये खुल जाना चाहिए। लाइक कोई भी डिवाइस हो, ये वाला टेम्पलेट था, मैंने कहा जी कोई भी डिवाइस हो उसका 70% या 50% पे ये व्यू आ जाए, और अगर 50% से 51% पे जाए तो ये व्यू आ जाए। फॉर एग्जाम्पल ये 50, 51, ये 50, ये 51 दिस। सो हम अगर अपनी विड्थ को, जो हमारी चौड़ाई होती है, उसको पिक्सेल्स की बजाय परसेंटेज में डील करेंगे तो हमारी चीज ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनेगी। रिस्पॉन्सिव क्या? जो किसी भी डिवाइस पर खुल जाती है। अगर हम पिक्सेल्स में करते रहेंगे तो हमारी वेबसाइट कभी भी सिक्योर नहीं होगी। अभी आपने गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट पता है किसी को? गवर्नमेंट की वेबसाइट का किसी को कोई गवर्नमेंट बेस्ड वेबसाइट का पता है क्या? वो जो 22 लाहौर है, 22 लाहौर तो अब उन्होंने अपडेट कर दी, क्योंकि ये भी अभी तक पुरानी है। ई रोजगार की वेबसाइट नहीं है। अच्छा ये देखो जरा क्या हो रहा है, ये बड़ी पुरानी वेबसाइट बनी हुई है, ये देखो जरा, वो अपना व्यू ही नहीं बदल रही, मैं उसको जो सी मर्जी डिवाइस पे लेता जाऊँ। गौर कर, मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। आज के दौर में जिस वेबसाइट में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ जाता है, समझो वो वेबसाइट नाकाम है। लेकिन ये तो 22 लाहौर की वेबसाइट है, इसको मजबूरन यूज करना पड़ता है हमें। इन लोगों ने अपने आप को, गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट देख लो, इन्होंने अपने आप को अपडेट ही नहीं किया। ई रोजगार एक कामयाब जवान की वेबसाइट थी, वो बहुत अच्छी वेबसाइट बनी। कामयाब जवान थी या नौजवान था ये? अब ये .gov.pk, ये वेबसाइट जस्ट गवर्नमेंट वालों को ही मिलती है, प्राइवेट वालों को ये डोमेन जस्ट गवर्नमेंट वालों को मिलती है। ये देखो, इसको मैं छोटा करता हूँ तो ये देखो, ये रिस्पॉन्सिव बनी हुई है, क्योंकि ये नई बनी थी। पुरानी वाली वेबसाइटों को इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती इनको नई अपडेट करने की। हाँ, 22 लाहौर का एक और सेक्शन है जहाँ से रिजल्ट चेक होता है, ऑनलाइन रिजल्ट, ये भी वैसे ही है। उन्होंने अपने दफ्तरों को भी अपडेट नहीं किया ना। खैर, अब अगर इन्होंने, चलो इसके साथ छेड़छाड़ करके देखते हैं। मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, अच्छा जी इसके ऊपर राइट क्लिक भी नहीं चल रहा है, ये काम अच्छा नहीं है, ये क्यों नहीं चल रहा? मैं जब लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो वो तो चल जाता है, लेकिन जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो वो नहीं चलता। भाई चलिए, अंकल चले गए। ये जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये नहीं चलता, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने पेज के ऊपर राइट क्लिक को डिसेबल किया हुआ है, ताकि इनकी वेबसाइट को हैकिंग से बचाया जा सके। अब अगर आप सोचते हो कि भाई अब राइट क्लिक को डिसेबल कैसे कर सकते हैं, तो ये काम जावास्क्रिप्ट का है। हम जावास्क्रिप्ट से हर वो काम कर सकते हैं जो काम आम किसी लैंग्वेज से पॉसिबल नहीं होता। गेमिंग जावास्क्रिप्ट में होती है, आपके जो 3D मॉडलिंग है वो जावास्क्रिप्ट में होती है, आपकी जो गाड़ियों में सेंसर्स काम कर रहे होते हैं वो जावास्क्रिप्ट पर कर रहे होते हैं, फिर आपकी गाड़ियों की जो 3D मैपिंग होती है, उनकी जो
डेमो वीडियोस बनाई जाती हैं, जैसे कोई नई गाड़ी आ रही है पहले उसका कार्टून बनाया जाता है, फिर वो कार्टून को चलता दिखाया जाता है सारी प्रॉपर, उसके पीछे जावास्क्रिप्ट का बहुत बड़ा रोल है। दुनिया की कोई ऐसी गेम है ही नहीं जिस पर जावास्क्रिप्ट का रोल ना हो। अगर आप कोई पुरानी वेबसाइट का पता है आपको, जो गेमों वाली वेबसाइट हो, फ्री ऑनलाइन गेम्स टाइप की वेबसाइट, कौन सी? हाउस ऑफ ऑनलाइन चलती है? नहीं, ये तो डाउनलोड करनी पड़ेगी ना। पॉकी गेम, नहीं डाउनलोड, वो वाली वेबसाइट जिसके ऊपर ज्यादा सारी गेमें पड़ी होती है, जैसे कि फ्री ऑनलाइन, ये पॉकी गेम्स बिल्कुल ऐसे ही, फ्री ऑनलाइन गेम्स, ये बड़ी पुरानी वेबसाइट है फॉग। ये मेरे दोस्त की वेबसाइट है, ये वाली फॉग, फ्री ऑनलाइन गेम। इसकी मंथली अर्निंग जो है ना, ऑलमोस्ट $1 लाख से ज़्यादा है। और ये वेबसाइट बहुत पुरानी है, ये वेबसाइट 2003 2 3, ये बचपन में मैंने खुद इस पर गेम्स खेले हैं। तो मुझे इस फील्ड में आके पता लगा कि ये मेरे एक दोस्त बना था उसकी है। अब ये देखो, ये गेम है जो आपके सामने चल रही है इसमें, जैसे कि ये है। अभी एक लड़का स्टूडेंट अंदर आया था ना जिसको मैंने उधर भेजा, उसने मुझे ऐसी वेबसाइट बना के दिखाई थोड़े दिन पहले, गेमिंग वेबसाइट। आप गेमिंग वेबसाइट थोड़े दिनों तक आप ही बनाना शुरू कर दो, आपको गेम नहीं बनानी पड़ेगी। आप गेम्स वाली वेबसाइटों पर जाओगे, वहां जाकर उनका आई फ्रेम उठाओगे और आई फ्रेम अपनी वेबसाइट पर डालोगे। अब फ्री ऑनलाइन गेम वाले का दिमाग तो नहीं खराब हो, इतनी गेमों वाली वेबसाइटें बना रहा है, इतना दिमाग। अब सोचो, अगर इसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, इसके पास तो इतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, ये बाकी के लोग कहाँ गए हैं, इसके पास तो इतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है कि वो ये वाली गेम ही बना सके। सो उसने क्या किया हुआ है, उसने अलग अलग वेबसाइटों पर गया हुआ है, वहां से उसने आई फ्रेम्स उठाया, ये देखो राइट क्लिक पे करो इस पे। लेकिन ये सारी बात करने का मतलब कि ये सारी की सारी गेम्स ये जावास्क्रिप्ट पर बनी होती है, ओनली जावास्क्रिप्ट। ये मेन कंटेंट, ये मेन कंटेंट पे जाओ, ये फिर रो है, ये रो पर जाओ, ये देखो, ये सारी अंदर आपको HTML ही नजर आएगी जहाँ भी आप करो। अगर हम इसको भी खोल लेते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो देखो ये पूरी की पूरी गेम खुल गई। ये सारी की सारी, अब ये देखो कि इन लोगों ने अपनी वेबसाइट को जो डील किया हुआ है वो इन्होंने पिक्सेल्स में डील नहीं, पिक्सेल्स में डील किया हुआ है, परसेंटेज में डील नहीं किया हुआ। अब हम इनकी वेबसाइट के साथ छेड़खानी भी नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने कंट्रोल यू भी ब्लॉक किया हुआ है और इंस्पेक्ट एलिमेंट भी ब्लॉक किया हुआ है। और अगर हम इसको किसी फेक तरीके से डाउनलोड भी करने की कोशिश करेंगे तो ये डाउनलोड भी नहीं होगा बिल्कुल। हम किसी और वेबसाइट पर जाते हैं, अगर हम इधर चले जाते हैं तो ये देखो, अब क्योंकि ये वेबसाइट लेटेस्ट है, ये किसी नए डेवलपर ने बनाई होगी। जो पुरानी वेबसाइटें थी ना, ये HTML की बेस पर बनती थी, और जो नई वेबसाइटें हैं ये बनती हैं एंगुलर पर, रिएक्ट पर, व्यू जेएस पर, इस तरह की जो है ना चीज़ों पर ये वाली वेबसाइटें बनती हैं। तो इनमें बड़ा फर्क होता है। खैर आगे चलते हैं। अब अगर मैं इसको विड को 50% के बजाय 100% कह देता हूँ, तो आप ये देखना, ये मेरी वेबसाइट की विड कुछ इतनी है। अगर मैं इसको छोटा करता हूँ, क्या बात है, सब लोग 5 मिनट में, देखो ये मैं विड को छोटा कर रहा हूँ तो ये विड छोटा होता जा रहा है, ये मैं विड को बड़ा कर रहा हूँ तो ये विड बड़ा होता जा रहा है।
तो दिस वन एंड दिस वन, ये डिपेंड ऑन, अगर मैं अब इसको किसी डिवाइस पर खोलता हूँ पोर्ट्रेट पर, अब ये देखना कि ये इस तरह का शो ऑटोमेटिकली इसने अपने आप को एडजस्ट कर लेना, ठीक है, ऑटोमेटिकली इसने अपने आप को एडजस्ट कर लेना। अगर मैं इसको नीचे ले जाता हूँ ये, तो ये देखो जिस मर्जी डिवाइस पर खोलो। अच्छा अब मैं नेक्स्ट जाता हूँ, मैं यहाँ पर एक स्लाइडर की जगह बनाने लगा हूँ। क्लास में अब ये देखना कि बॉर्डर में 1 पिक्सल सॉलिड, इसको मैं ब्लैक बॉर्डर दे देता हूँ, इसकी विड्थ भी मैं 100% रख देता हूँ, ठीक है, और इसकी हाइट में 400 पिक्सल्स रख देता हूँ। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। ये मेरे पास नीचे एक और डिब्बा बन गया। अब मैं इसको अगर छोटा करूंगा तो ये देखना, ये भी अपने मुताबिक जो है ना एडजस्ट होगा। ये अगर मैं इसको बड़ा करता हूँ तो ये एंड हाइट को भी परसेंटेज में ले सकते हैं, ये इशू कोई नहीं है हाइट को परसेंटेज में, लेकिन हाइट को परसेंटेज में लेने का ना एक मसला है। अब मैं बताता हूँ क्या। अब इस स्क्रीन का परसेंटेज तो मुझे समझ आ रहा है 50% है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा स्लाइडर 50% पे ही शो हो, लेकिन जब मैं डिवाइस मोबाइल पर आ जाऊंगा तो इसका 50% इसका आधा स्क्रीन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी वेबसाइट इस मोबाइल के ऊपर ऐसे खोलते शो होनी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आ जाएगा कि अगर मैं कहूँ जी 50% हाइट, तो यहाँ के हिसाब से यहाँ तक इसकी 50% हाइट होनी चाहिए, तो मेरा नीचे वाला कंटेंट छुप जाएगा। देखो ना, अगर मैं दराज खोलता हूँ यहाँ पर तो ये है, लेकिन अगर मैं यही दराज यहाँ पर खोलता हूँ अपने मोबाइल पर, व्यू उसका चेंज हो गया है, लेकिन आपके सामने ये है ये ऑलमोस्ट कोई 40% पर होगी इसकी हाइट, लेकिन ये 40% तो नहीं लग रहा ना, इसका स्लाइडर ये 40% का नहीं लग रहा। अगर ये 40% का होता तो यहाँ से लेकर कम से कम इतना होता, लेकिन अगर मैं इसको पिक्सल्स में सेट कर देता हूँ ना, तो फिर क्या होगा, इसकी हाइट इसके पिक्सल्स के हिसाब से होगी, इसकी हाइट इसके पिक्सल्स के हिसाब से होगी, लेकिन विड्थ, अब अगर इसकी विड्थ 100% है, इसकी भी विड्थ 100% है, तो वो विड्थ के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। फिर यहाँ एक ग्राफिक डिजाइनर का भी रोल होता है, उसने तस्वीरें कैसी डिजाइन की, ये तस्वीरें तो हमने ही ना डिजाइन करनी है, डिजाइनर ने डिजाइन कर। अच्छा अब ये देखो, आप अगर गौर करो, ये ऐसे चल रहा है और ये इस तरह का, अब ये 3 डिब्बे नीचे शो हो रहे हैं ये, लेकिन यहाँ आता हूँ तो व्यू बेसिकली, अब गौर करो कि इनका ये व्यू खराब हुआ होगा, जो 1 2 3, ये 3 जो व्यूज आपको शो हो रहे हैं, ये तीनों के तीनों बेसिकली इन्होंने बनाए मोबाइल के लिए थे। ये देखो मोबाइल के ऊपर इनका व्यू, छोटे छोटे आइकन्स प्यारे लग रहे हैं, लेकिन ये ऐसे फजूल से आइकन लग रहे हैं हमारे सामने खुले हुए। कितना डिफरेंस नजर आ रहा है। सो आपने अगर वेबसाइट में रिस्पॉन्सिवनेस का ख्याल रख लिया, देन यू आर अ प्रोफेशनल डेवलपर। अगर आपको रिस्पॉन्सिवनेस का ख्याल नहीं है तो आप एक प्रोफेशनल डेवलपर नहीं है। अब आप थोड़ा सा आगे आओगे ना तो आपकी फील्ड चेंज हो जाएगी, फ्रंट एंड डेवलपर अलग हो जाता है, बैक एंड डेवलपर अलग हो जाता है। फिर फ्रंट एंड डेवलपर की सैलरी इतनी है तो बैक एंड डेवलपर की सैलरी इतनी है, फिर अंदर एक वर्डप्रेस वाले पार्ट वाले आ जाते हैं। अब वर्डप्रेस वाला रोल तो दुनिया से बिल्कुल अलग है ना। अब जितनी वेबसाइट हैं, लॉयर्स की वेबसाइटें बनती हैं, ब्लॉग वेबसाइटें बनती हैं, कमर्शियल वेबसाइटें बनती हैं, बिजनेस वेबसाइटें बनती हैं, कि लाइक आपका ब्यूटी पार्लर है और आपने वेबसाइट बना ली, बस अब ब्यूटी पार्लर वाली वेबसाइट पे आप कुछ सेल तो नहीं ना कर रहे, या लॉयर वाली वेबसाइट पे आप कुछ सेल तो नहीं ना करते, जस्ट अपने बारे में प्रोफाइल बनाया होता है आपने। अब वो वर्डप्रेस पे होती है। अब वर्डप्रेस पे साइट बनाना इंतहाई आसान है, 2 मिनट। वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना इंतहाई आसान है बनिस्बत इसके।
अंडरस्टैंड? जहां तक कोई क्वेश्चन है तो क्लियर कर भाई। मैं जब क्लास पढ़ाऊंगा तो मैंने आपको लॉजिकल चीजें पढ़ानी है, मैंने आपको वो चीजें नहीं पढ़ानी जो आपको यूट्यूब से भी मिल जाती है। अंडरस्टैंड? आप लोगों ने सेल्फ लर्निंग भी करनी है ज्यादा से ज्यादा। जब तक आप सेल्फ लर्निंग देखो, मैं आपके साथ ताहयात नहीं रहने वाला। आपको ड्यूरिंग द फील्ड कोई एरर आ जाता है तो आप मेरे पास भागे तो नहीं ना होगे। आपको खुद पता होना चाहिए उस एरर को रिजॉल्व कैसे करना। मेरी बनाई हुई किसी एप्लीकेशन में एरर आ जाए, किसी दूसरी एप्लीकेशन में एरर आ जाए ना, तो एक्सपीरियंस से पता लग जाता है कि यार इस ये कौन सी फाइल के अंदर कहाँ एरर है और इसको ठीक कैसे करना है। हो सकता है मैं गलती बता रहा हूँ, लेकिन एक दफा माइंड बोलता जरूर है। आप लोगों ने सेल्फ लर्निंग करनी है, सेल्फ लर्निंग से आप लोगों ने अपने सवाल लेके आने हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। सारी की सारी रिसर्च बेस्ड स्टडी है। जब मैंने काम स्टार्ट किया था तब PHP 3 थी आई थिंक, सो 3.0। अब PHP देखो कितनी है। PHP लेटेस्ट वर्जन कौन सा है देख लेते हैं। लेटेस्ट वर्जन 8.1.5 है। 3 4 5 6 7 8 6 हिस्से ज्यादा चला है, 6 7 हिस्से ज्यादा चला है। ये अपडेट्स आती रहती हैं। अब लारावेल पे जब मैंने काम स्टार्ट किया था तब लारावेल का वर्जन 3 होता था। अब लारावेल का वर्जन 10 है। जो अभी आप लोग पढ़ोगे वो 10 पढ़ोगे, अभी 10 आया नहीं है। लेकिन जो आप लोग पढ़ोगे फुल स्टैक वाले जो है वो 10 ही पढ़ोगे, अभी 9 है। जब तक आप लोगों ने पहुंचना यहाँ 10 भी आ जाना। तो देखो वो 3 वाला खत्म हो गया हुआ, लेकिन जब मैंने काम स्टार्ट किया तब 3 वर्जन था। आपकी सेल्फ लर्निंग जितनी, वर्डप्रेस की अगर बात करो, वर्डप्रेस जब मैंने स्टार्ट किया था तब वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बनती होती थी, ब्लॉग बनते होते थे, बस लोग उससे अर्निंग करते थे। अब वर्डप्रेस पे ई कॉमर्स वेबसाइटें बन जाती है। अब अगर मैं वर्डप्रेस, ये मेरा मोस्ट मोस्ट फेवरेट थीम है वर्डप्रेस। इस थीम से मैंने अच्छा खासा पैसा कमाया इस थीम से। कोई भी क्लाइंट होता था मैं उसको ये थीम भेज, बिल्कुल ये मैं आप लोगों को आज ग्रुप में देता हूँ। ये सारे ये पेड है, ये फ्री नहीं है। इस थीम के ऊपर दुनिया की शायद ही कोई ऐसी वेबसाइट है जो ना बनती है। ये मैं आपको भी प्रोवाइड करूंगा सारे के सारे। आपने यूज किया उस्मान ये क्या नहीं? ये मेरी जिंदगी का अगर कोई बेस्ट थीम है ना तो ये थीम है। और ये इस पे आप इजीली, दुनिया की कोई ऐसी साइट नहीं है जो आप ना बना सको। आपको सारी फील्ड्स की वेबसाइट इस पे ऊपर मिल जाएगी, कोई भी वेबसाइट हो। हाँ, वेंडर बेस्ड साइट नहीं बना सकते आप, जैसे इस पर आप काम करते हो, ये जैसे दराज है, आप ऐसी साइट फेसबुक नहीं बना सकते। लेकिन इंटरमीडिएट लेवल की वेबसाइट्स की हद तक आप सारी वेबसाइट्स बना सकते हैं। ये मल्टीपर्पज है, ये शॉप है, आप इसके अंदर देखना आपको काफ़ी सारी वेबसाइटें मिल जाएंगी। बैंक वालों की वेबसाइट, लॉन मेडिकल वेबसाइट, लॉ की वेबसाइट्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ये देखो कार भाई, ऐसी साइट्स होती है ना वो जो लॉ वाले होते हैं उनकी। ये देखो, ये प्रोफाइल वेबसाइट बनी पड़ी है आपके सामने। और वर्डप्रेस पे इसको बनाना, ये देखो उसकी टीम है अभी। वर्डप्रेस पे ऐसी साइट बनाना, मतलब मैं आपको ड्यूरिंग द क्लास ये साइट बना कर दिखाऊंगा, फिर आप लोग बनाओगे। और ऐसी साइट बनाने की जो पेमेंट होती है वो पाकिस्तानी लैंग्वेज में कोई, पाकिस्तानी करेंसीज में कोई 20,000 एवरेज इसकी पेमेंट होती है। और ये घंटे डेढ़ में बन जाती है अगर आप अच्छे लेवल पर काम करते हो। यहाँ तक मजीद कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। हाँ, सेक्शन टैग इस वजह से यूज है ना कि आप देखो जैसे कि ये मैंने स्लाइडर बनाया है, तो मुझे इस स्लाइडर का सेक्शन डालना है ना यहाँ पर, ऐसे ये और ये सेक्शन टैग में यूज ना भी करूंगा तो रोला नहीं है। लेकिन आपकी प्रोफेशनलिटी डिपेंड करती है कि आप इसको कैसे यूज करते हो। आप लोगों ने ना मेरी वीडियोस लाजमी देखनी है साथ साथ, ताकि हम जल्दी कवर करें इसको। जल्दी कवर करेंगे तो फिर हम कोई चीज़ नहीं सीख सकेंगे, ठीक है? सो क्या
HTML का टॉपिक कोई नहीं होता, HTML के टैग्स होते हैं। आपको यूज ऑफ टैग्स आ गया है, खत्म, हमने नेक्स्ट जाना है। नैप बार CSS में बनाएगा, कल बनाएंगे। ये देखो नैप बार का पहला स्टेप लिया ना हमने, ये वाला, ये। अब इसके अंदर हम कल बटन बनाएंगे, लोगो लगाएंगे, फिर हम इस नैप बार को बूटस्ट्रैप में शिफ्ट करेंगे। हमारा मेन काम बूटस्ट्रैप है, ये नहीं है हमने इसको जस्ट लिटिल बिट पढ़ा है, हमने बूटस्ट्रैप पर मेहनत करनी है ज्यादा। ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर हम HTML CSS को खत्म कर देना, वो बूटस्ट्रैप पर जाना, बूटस्ट्रैप पर हमने ज्यादा टाइम लगाना। फिर बूटस्ट्रैप पर आपको मैं एक साइट बना कर दिखाऊंगा, एक आप बनाऊंगा, वो मेन चीज है। क्योंकि अब लेटेस्ट जितनी आ रही है वो उसी पर बनती है। HTML CSS तो मदर लैंग्वेज है ना। ये HTML CSS पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको आने वाली चीजें समझ आए। अगर डायरेक्ट मैं बूटस्ट्रैप पर ले जाता तो आपको ये समझ नहीं आना था। जावास्क्रिप्ट पर आने का मकसद ये आपको रिएक्ट समझ आए, एंगुलर समझ आए, वरना जावास्क्रिप्ट पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल में, मैं खुद नहीं इतना करता। खैर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।